हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे तुगलक वंश से संबंधित टॉप 40 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख वंश थे, जिसमें पहला गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम लोदी वंश। फ्रेंड, हमने ऑलरेडी गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स में हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने उनको सॉल्व किया है। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, आप उस सीरीज़ को भी देख लेना, जिससे कि आपका उस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा प्रमुख वंश जो कि है तुगलक वंश से संबंधित जितने भी आयोग के द्वारा अभी तक प्रश्न किए गए, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, जैसा कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको एक एक प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, साथ ही साथ आपको उस प्रश्न से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ आपको बताती चलूँ। तो फ्रेंड, चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कह लीजिए या तुगलक वंश का संस्थापक कह लीजिए। अगर प्रश्न ये भी आए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो भी आंसर वही होगा, गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या फिर उबेग खां। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 1999 में आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना करता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये देखा जाए, इसका समय देखा जाए तो 1320 में इसने तुगलक वंश की स्थापना किया और 1325 तक ये तुगलक वंश का शासक रहता है। ठीक है, चूंकि खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसने अपना सैनिक जीवन की शुरुआत किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा में ये तैनात किया जाता था। उस समय मंगोलों का भारी आक्रमण हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और इसने चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसने बहुत सारे मंगोल आक्रमणों को असफल किया, बहुत से मंगोलों को पराजित भी इसने किया था। और बात अगर इससे ये पूछ लिया जाए कि जो गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो पंजाब था, पंजाब में दीपालपुर में ये गवर्नर भी था। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूछता है कि कौन सा शासक के पहले किस क्षेत्र का गवर्नर था, कहाँ पे नियुक्त था। जैसे इल्तुतमिश था, बदायूं का गवर्नर था। ठीक उसी तरह गाजी मलिक क्या था, आपका दीपालपुर का, जो कि पंजाब में है, वहाँ का ये गवर्नर हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक तुगलक का था, खिलजी का था, सैयद का था, लोदी का था। ये एमपीपीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न आया था। तो गाजी मलिक बताइए तुगलक वंश का संस्थापक था। फ्रेंड, जो तुगलक नाम पड़ा है ना, ये जो वंश का नाम तुगलक पड़ा है, ये किसी जाति पर आधारित नाम नहीं था, बल्कि गयासुद्दीन का ही नाम तुगलक था। तो इतिहासकारों ने अपनी सहूलियत के कारण इस वंश का नाम ही तुगलक रख दिया। ठीक है, बात करें गाजी मलिक, फ्रेंड, इसको गाजी की उपाधि जो मिली थी, वो उस गाजी की उपाधि इसको बहुत ज़्यादा, इसने जो मंगोलों को पराजित किया था उसके कारण इसको गाजी की उपाधि मिली थी। चूँकि गाजी की उपाधि मतलब था ये काफिरों का हत्यारा, काफिरों का वध करने के कारण इसको गाजी की उपाधि मिली। और काफिर कौन हुआ करते थे, जो ये मंगोल जो आक्रमण करते थे, उन्हीं को इसने काफिर कहा था। ठीक है, इसके समय में तो ये हमने देख लिया कि ये कब गद्दी पर बैठा था। 1320 में इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की इसने स्थापना की। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना किया था। कब किया गया था, 1290 में। सैयद वंश के आगे देखेंगे तो खिज़र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना होगी। बहलोल लोदी लोदी वंश के स्थापना करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। 13वीं शताब्दी में जिसने नहर खुदवाने का कार्य किया था, उसका श्रेय किस शासक को जाता है। सर्वप्रथम किस शासक ने 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने का कार्य किया था, बताइए। बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्ताना। ये भी देखिए रिसेंटली ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस मेंस 2017 में ये प्रश्न आया था। तो बताइए 13वीं शताब्दी में किसने सर्वप्रथम नहर खुदवाने का कार्य किया था। ये किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, जिसे हम गाजी मलिक के भी नाम से जानते हैं। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, किसी की उपज को बढ़ाने के लिए, खासकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के कारण इसने सर्वप्रथम
नहर खुदवाने का प्रारंभ किया, नहर खुदवाने का कार्य किया था। इसी को आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक नहर का जाल बना दिया जाएगा, क्योंकि इसी वंश का आगे का जो शासक रहेगा उसके द्वारा बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, या देश कह लीजिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य किया। खिलजी वंश ने, लोधी वंश ने, दास वंश ने, तुगलक वंश ने। तो बताइए सबसे सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश था कौन था? तुगलक वंश। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित तुगलक वंश, जिसकी स्थापना 1320 में किया गया था और इसका जो अंत होता है वो माना जाता है 1414, कहीं कहीं के 1412 भी लिखा है। ठीक है, तो लगभग 90 वर्षों तक इस वंश का शासन था और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। सर्वाधिक कम समय तक जो शासन करने वाला वंश आ जाए तो कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी वंश, जिसका समय देख लीजिए क्या है, 1290 से लेकर के 1320, मात्र 20 वर्षों का शासनकाल और मात्र 30 वर्षों का शासनकाल। और ये 30 वर्षों का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने एक तरीके से जो खिलजी वंश है इसके शासकों के द्वारा ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाई गई जिसके कारण ये खिलजी वंश खिलजी क्रांति में तब्दील हो गया। हमने आपको अच्छे से बताया। फिर लोधी वंश आता है, बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित जो वंश है लोधी वंश कहते हैं। दास वंश जिसे गुलाम वंश कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित गुलाम वंश, जिसने लाहौर को राजधानी बना करके गुलाम वंश की स्थापना किया था, दिल्ली सल्तनत का संचालन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। ठीक है, देख रहे हैं कितना वो गुणी शासक था, कहा जाता है बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी विद्वान था, उसको खगोल शास्त्र का, गणित का, आयुर्विज्ञान का, इसी के साथ साथ उसको कई भाषाओं का भी ज्ञान था। तो अनेक विधाओं में माहिर शासक कौन सा था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे कुछ विद्वान जो अपने विद्वता के कारण काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, जो खगोल शास्त्र का, गणित का, आयुर्विज्ञान का, कई भाषाओं का ज्ञाता होने के साथ साथ इसको कुछ विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया? रक्त पिपासु, यानी कि खून का प्यासा, पागल सुल्तान जैसी इसको उपाधियाँ दी गई। और यही कारण है कि बर्नी ने इसको क्या कह के संबोधित किया कि ये शासक जो है वो विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है। विरोधी गुण, जहाँ एक तरफ इसको विद्वान बताया जा रहा है, काफ़ी पढ़ा लिखा शिक्षित शासक बताया जा रहा है, वहीं इसको दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है? रक्त पिपासु, खून का प्यासा, पागल सुल्तान। ठीक है, तो ये भी चीज़ पूछ सकता है कि किस शासक को रक्त पिपासु कहा गया, पागल सुल्तान कहा गया? किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। फ्रेंड ये अपने समय से आगे का सोचता था। कहा जाता है कि इसका जो कुछ भी ये योजनाएं बनाता था उसको व्यवहारिकता में लाने में ये असफल हो जाता था, जिसके कारण इसको इस तरह के पागल सुल्तान जैसी उपाधियाँ दिया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, सिकंदर लोधी के भी बारे में आप लोग आगे हम देखेंगे, सिकंदर लोधी से संबंधित प्रश्नों को भी। चलिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था? सी है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि उनको आंसर नहीं बताया जाता। आप बताइए, प्रश्न लगाएंगे तो आंसर क्यों नहीं बताया जाएगा? थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए चीज़ों को। ठीक है, कमेंट करने से पहले भी सोचा करिए कि कमेंट करने क्या जा रहे हैं। चलिए, प्रश्न है हमारा नेक्स्ट कि अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही कह लीजिए कृषि विभाग से संबंधित कृषि विभाग था ये अमीर कोही। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। फ्रेंड ये जो अमीर कोही जिसे कृषि विभाग कहते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया एक विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ज़्यादा योग्य माना जाता है। फ्रेंड हमने इसको बताया ना आपको कि किस तरीके से ये समय से आगे की तरफ सोचता था। ये जो विभाग है फ्रेंड, इस तरीके का विभाग बनाना अपने आप में एक तरीके से आधुनिक सोच बताता है। काफ़ी ज़्यादा ये आधुनिक सोच रखता था और ऐसा माना जाता था इसने तकावी जैसे ऋण दे, तकावी मतलब अग्रिम ऋण किसानों को दे करके कृषि के क्षेत्र को उन्नत बनाया। एक तरीके से ये भी इसकी योजना क्या होती है? फेल हो जाती है। फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया था? अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया, कृषि विभाग, और माना जाता था कि सरकार की तरफ से जो कृषकों को सहायता देकर के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई गई थी वो भी इसके ही द्वारा बनाई गई थी। परंतु वो सफल होने का कारण देखे क्या था कि इसने जिन अधिकारियों को चुना कि वो कुछ क्षेत्र का चुनाव करके उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाए और राज्य के संरक्षण में उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाए, उन अधिकारियों ने क्या किया? धोखा दिया। क्या किया? उन्होंने एक बंजर भूमि को चुन लिया। बंजर भूमि को चुन के जो राज्य की तरफ से जो पैसे दिए जाते थे उनको अपनी जेब में डाल लिया। और जब बंजर भूमि को चुना और जिन किसानों को नियुक्त किया गया था उस क्षेत्र में कृषि करने के लिए, जब उन्होंने देखा
कि ये क्षेत्र तो क्या है, एक तरीके से बंजर है, तो उन्होंने जो राज्य की तरफ से जो खेतों में काम करने के लिए जैसे बैल दिए जाते हैं, बीज दिए जाते हैं, इस तरह की जो सहायता दी जाती है वो क्या करते हैं, वो भी लेकर के वो चले जाते हैं। तो ये भी इस कारण से भी इसकी योजना क्या होती है, सफल असफल हो जाती है। क्योंकि देखिए ये कितना आधुनिक लेकिन सोच रखता है, इस तरह की चीज़ें आज देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर ये अपनी योजनाओं में सफल होता है फ्रेंड, तो आज इसको क्या कहते हैं, हम इसको भी महान कहते हैं। ठीक है, तो अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तकावी ऋण जिसे सौंधार ऋण भी कहते थे, वो किसके द्वारा दिया गया था, तकावी यानी कि अग्रिम ऋण होता था, वो भी किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अकाल संहिता का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था, प्रथम सुल्तान था। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, कनेक्ट करके चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, 1325 में दिल्ली का शासक बन गया। कौन था, जूना खान, नसरुद्दीन शाह, चंगेज खान, इल्तुतमिश। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो गया, जूना खान। ठीक है, जूना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम था जूना खान, जिसको आगे चल कर देखेगा इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसी के नाम से जौनपुर राज्य की स्थापना की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक है, तो जूना खान के नाम से कौन बैठता है गद्दी पर 1325 में, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वही रहता है, जो जूना खान रहता है। ठीक है, और इसके बारे में इसका उपनाम भी था, अगर उपनाम की बात करें तो अब्दुल मुजाहिद था नाम। ठीक है, अब्दुल मुजाहिद इसका उपनाम था, ये भी पूछ सकता है मुजाहिद। चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था, बलबन के लाल महल में। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि बलबन के लाल महल में और किसने अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, चंगेज़ खान फ्रेंड, चंगेज़ खान एक मंगोल था, किसके समय में आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के समय में, चूंकि सिंध के पार ही चला जाता है, सिंध के उस पार ही रहता, आता नहीं है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठता है, 1211 में ये गद्दी पर बैठता है, गुलाम वंश का शासक रहता है। ठीक है, इसने दिल्ली से लाहौर से दिल्ली को हस्तांतरित किया और गुलाम वंश का या फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। तो वैसे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है कि मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण करके 1325 में जो दिल्ली का शासक बना वो कौन था, जूना खां। ठीक है, चलिए जौना खां भी लिखा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं जूना खां कहीं जौना खां। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, जिसे हम देवगिरी कहते हैं, देवगिरी का ही नाम बदल के दौलताबाद किया गया था। उसको अपनी राजधानी किसने बनाया, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये देखिए यूपीपीएससी प्री 2004 में ये एक प्रश्न आया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जाया गया था। कुछ कारण इसको समझ लीजिए, कारणों को भी समझा करिए। ठीक है, रटना तो ठीक है, रटते हैं। देखिए कारण क्या था, बर्नी, कई इतिहासकारों के बारे में इसके अलग अलग बातें की गई थी। बर्नी जो इतिहासकार है उसने, जिसने तारीख फिरोशाही लिखी थी, बर्नी कहता है कि ये एक तरीके से केंद्र में अपनी मतलब भारत के केंद्र में अपनी राजधानी हस्तांतरण करने का उद्देश्य ये था कि इसमें दोनों तरफ यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, अगर आप दौलताबाद के दौलताबाद की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो वो केंद्र में है। अगर वो यहाँ पे बैठ जाता तो यहाँ उत्तर भारत में भी नियंत्रण कर लेता, दक्षिण भारत में भी नियंत्रण कर लेता। और बर्नी ये भी कहता है कि ये जो दक्षिण भारत में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं, फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह देखने को मिलता है, लगभग 34 विद्रोह इसके शासनकाल में होते हैं। इसकी नीतियाँ ही कुछ ऐसी रहती हैं कि बहुत विद्रोह इसके समय में होता है। उसमें से भी जो 27 विद्रोह होगा वो दक्षिण भारत से होता है। इन विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करता है। दूसरा इतिहासकार, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, मोरक्को का यात्री जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने लिखा कि सुल्तान की नीतियों से वहाँ की प्रजा इतनी असंतुष्ट हो गई थी कि वह चिट्ठी में सुल्तान को गालियाँ लिख करके उसके महल में फेंका करती थी, जिसके कारण सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी तंग आ जाता है और अपनी जनता को, अपनी प्रजा को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी राजधानी को
दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया। चूंकि नीतियाँ जब आप अच्छे से क्लास पढ़ोगे तो आपको इसकी नीतियों के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे A to Z चीज़ें नहीं बताई जा सकती, ठीक है, मैं बार बार इसी चीज़ को कहती हूँ। और फ्रेंड, जब इसने दिल्ली को अपनी राजधानी दौलताबाद हस्तांतरित किया तो इसने क्या किया कि ना सिर्फ खुद ही ये तो खुद जा सकता था, प्रजा को तो रहने देता, लेकिन इसने एक निरीक्षक नियुक्त किया ये देखने के लिए कि दिल्ली में कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। कहा जाता है कि बर्नी कहता है कि पूरी दिल्ली सुनसान हो गई थी, कुत्ते बिल्ली तक भी चले गए थे दौलताबाद, ठीक है। सिर्फ कौन बचा? जब उसके निरीक्षक दिल्ली के एक एक घर को जांचना शुरू किए तो सिर्फ कौन मिला? एक अंधा मिला और एक लंगड़ा मिला, बाकी पूरी दिल्ली साफ हो गई थी। ठीक, और फिर कहा जाता है भरी गर्मी में ये लेके गया था, भरी दोपहर में धूप तेज लगती थी, दौलताबाद पहुँचते पहुँचते कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी इनकी प्रजा असंतुष्ट हो गई थी। और जब ये दौलताबाद जाता है फ्रेंड, दिल्ली से जो अपनी राजधानी दौलताबाद 1327 में ये करता है, ठीक है, 1327 में करता है। और जब वहाँ पे जाता है तो उधर से मंगोल आक्रमण दिल्ली पर बहुत, मतलब उधर से उत्तर पश्चिमी से मंगोल आक्रमण बहुत होने लगते हैं। और फिर इसने अपनी ये जो दिल्ली मतलब जो राजधानी परिवर्तन का जो इसका फैसला था, इसको वो मतलब हटा देता है और फिर वापस से दिल्ली जाता है। और इसको ये लगने लगता है कहीं ऐसा दौलताबाद में बैठा हूँ और दिल्ली भी हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो ये भी इसकी नीतियाँ थी, हमने बताया ही आपको कि अपनी नीतियों के कारण इसके जिस तरह का विद्वान शासक था, खगोल शास्त्र का ज्ञाता था, परंतु इसकी व्यवहारिकता में जो अपनी नीतियों को ये ठीक से व्यवहारिकता में नहीं लाने के कारण इसको बर्नी ने क्या कहा? विपरीत गुणों का या फिर विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा, ठीक है। तो हमारा आंसर आप लोगों को पता ही चल गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने। ये भी रिसेंटली प्रश्न आया था यूपीपीसीएस मेंस 2017 में। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्रेंड देखिए, इसके कुछ 5 नीतियाँ थी इसने चलाई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वो 5 नीतियाँ इसकी क्या थी, 5 योजनाएं जो चलाई थी। देखिए उसमें सबसे पहले योजना क्या थी? दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि करना, जो कि 1325 से लेकर के 1336। फिर उसके बाद इसने दिल्ली मतलब राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी गया, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखा 1327 में। उसके बाद देखा जाए इससे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 में, ठीक है, 1329 में। उसके बाद अगर देखेंगे 1332-34 में इसने खुरासान अभियान किया, वो भी असफल हुआ। 1332 और 33 में इसने कराचील का अभियान किया, जिसे हम क्या कहते हैं? कराजल का अभियान। ये कुमाऊं वाले क्षेत्र में, ये क्षेत्र है पूरा कुमाऊं वाले क्षेत्र में जनजातियां रहती थी, काफ़ी विद्रोह करती थी, उनको दबाने के लिए और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का उत्तर की तरफ विस्तार करने के लिए इसने कराचील का अभियान किया था। ये सारे अभियान इसके किसी न किसी कारणों से क्या कहा जाए असफल हो गए थे, ठीक है। उसमें एक योजना थी सांकेतिक मुद्रा। फ्रेंड सांकेतिक मुद्रा समझ ही रहे होंगे क्या होता है। जैसे संकेत होता है, जैसे आज वर्तमान में मुद्रा जो होती है, मान लीजिए 100 रुपये की मुद्रा आपने लिया, 100 रुपये की मुद्रा है, क्या उसको बनाने में 100 ही रुपये लगा होगा? लेकिन नहीं, लेकिन उसमें भारत सरकार का चिन्ह है और एक तरीके से सरकार ने बोल दिया कि ये जो मुद्रा मैं आपको दे रहा हूँ ये 100 रुपये के बराबर है, भले ही वो 100 रुपये की नहीं लेकिन वो उसके बराबर है। तो एक तरीके से सांकेतिक मुद्रा का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक उसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बताया जाता है कि इसके समय में चांदी और सोने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और चांदी और सोने की कमी हो जाने के कारण इसने क्या किया था? कांसे के टंके की मुद्रा चलाई और क्या कहा कि कांसे की जो टंके की मुद्रा है वो चांदी की मुद्रा के बराबर होगी। देख ठीक है, समझ रहे हैं? कांसे की जो टंकी की मुद्रा को चांदी की मुद्रा के बराबर कर दिया। अब देखिए योजना असफल कैसे हुई। जो व्यापारी आए, ठीक है, व्यापारी जो आए उन्होंने इस कांसे के जो टंके की मुद्रा थी उसको लेने से मना कर दिया। जैसे आप ही हैं, अब यहाँ की मुद्रा को लेकर के आप विदेश में जाएं, मान लीजिए अमेरिका चले गए, अमेरिका में आप जा करके यहाँ की नोट दिखाएंगे और सामान लेंगे तो आपको कोई सामान देगा नहीं ना, पहले आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है, ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट करा के तब आप यूएस के मार्केट में आप कोई भी चीज़ परचेस कर पाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हुआ। तो जब मुद्रा लेने से मना कर दिया तो प्रजा में क्या हो गया? एक तरीके से विद्रोह होने लगा, व्यापार परिवर्तन, व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगा। इसने ये क्या किया कि इस जो था मुद्रा को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। और कहा ऐसा जाता है कि इस योजना को जब इसने समाप्त किया तो उसको क्या किया कि जितनी भी जनता को वहाँ पे जो कांसे की टंका थी जो उसको क्या किया? वापस लिया, उसके बदले में चांदी की मुद्राएं सबको बांटा। देखिए ये भी किस तरह का शासक रहता है, ठीक है, कि किस तरीके से चांदी की मुद्राओं को फिर बांटा इसने सबको वापस। और कहा जाता है इसका परिणाम ये हुआ कि इसका पूरा कोष जो राजकोष था वो पूरी तरीके से खाली हो गया, ठीक है। सोचा जाए तो कितना ही अच्छा था ये भी चीज़। सांकेतिक मुद्रा आज चल ही रही है ना, लेकिन वही है कि उस समय से आगे की सोचता है, ये बहुत ज़्यादा आगे की सोचता था।
फ्रेंड यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि सांकेतिक मुद्रा को चलाने की प्रेरणा इसको कहाँ से मिली। तो देखिए उस समय 1260 में चीन का एक शासक था, मंगोल शासक था, जिसका नाम था कुबिलाई खां। ठीक है, 1260 में कुबिलाई खां के द्वारा 1260 में चीन में भी सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, जो कि सफल थी। उसके बाद अगर आप 1294 में देखेंगे तो फारस का एक शासक था जिसका नाम था गैखात खां। ठीक है, गैखात खां, इसके द्वारा जो ये योजना चलाई गई थी, परंतु असफल थी। परंतु इन्हीं से इसने प्रेरणा लिया था, चीन से प्रेरणा लिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेरणा कहाँ से लिया था सांकेतिक मुद्रा चलाने का मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 1260 में इसने चीन के शासक था जिसका नाम था कुबलाई खां से इसको प्रेरणा मिली थी। वहाँ पे भी तो ऐसे प्रश्न कि क्या सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दिल्ली सल्तनत में चला गया था? नहीं, इसके पहले भी चीन में चला गया था, फारस में चला गया था। ठीक है, और इसने कब चलाया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कब किया था, ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो ये क्या था 1329 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो वो आपका कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था। और सांकेतिक मुद्रा क्या थी, वो तांबे के सिक्के थे। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कांसे के थे, कांसे तांबे यही कहा जाता है। और वो टंके कितने बराबर थे, चांदी के बराबर थे। ठीक है, इसमें भी इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण से संबंधित हमारा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। कारण देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ठीक है, हमारा आंसर देखिए यहाँ पे क्या, देखिए पहला कथन तो सही है। इसके द्वारा एक स्वर्ण सिक्का जारी किया गया जिसको दिनार कहा गया, परंतु इसका जो उद्देश्य था ये स्वर्ण सिक्का जारी करने का, वो पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ अवृद्धि करने का कारण नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था, अपनी ऐसी मुद्रा को जारी किया गया था। एक तरीके से सैन्य शक्ति को अवृद्धि के लिए इसने ये चीज़ कार्य किया था। ये काफ़ी विजय करना चाहता था, अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करना चाहता था, जिसको इसके लिए काफ़ी व्यापक बड़े पैमाने पर सेनाएं रखनी थी। और सेना रखेंगे फ्रेंड तो आपके पास कोष अच्छा होना चाहिए, आपका राजकोष भरा होना चाहिए, तभी आप एक विशाल सेना रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके समय में वही है कि इसकी नीतियां तो चूँकि बहुत अच्छी थी, देखा जाए तो नीतियां इसने बहुत अच्छी अच्छी चलाई, लेकिन दुर्भाग्य इसका कि वो नीतियां जो है असफल हो गई और विद्वान इनको, इतिहासकार इनको पागल सुल्तान, रक्त पिपासु जैसी उपाधियों से नवाजने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये था फारस का, मोरक्को का, मिस्र का, अफगानिस्तान का। देखिए छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2019 में ये प्रश्न आया था, रिसेंटली ये प्रश्न आया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मोरक्को का था। देखिए इब्न बतूता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लीजिए, यहीं पे क्या क्या प्रश्न आते हैं समझ लीजिए कि 4-5-6 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहली बात, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, वो भारत में किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, वो भारत में आया तो कहाँ कहाँ उसके जो उसने कौन से लेख लिखे, ठीक है, उसका कौन सा लेख लिखा, लेखक है तो लेख लिखा, किसके दरबार में था, क्या नियुक्त किया गया था, और इससे संबंधित और भी यही सारे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि इब्न बतूता मध्यकालीन ये आया था, देखा जाए तो 1333 समय में ये आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, इसकी जो पुस्तक थी क्या नाम था, रहेला नामक पुस्तक थी, जिसमें हमें क्या बहुत सारी जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की, हमें डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, गुप्तचर विभाग की हमें पूरी जानकारी उसके समय की मिलती है। ठीक है, चीन में राजदूत बना के भेजा गया, इसी से संबंधित सारे प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। जस्ट हमने देखा कि असफल हो गई थी, कारण भी हमने बताया। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल सही है फ्रेंड, ये भी चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है ये, कि जो कथन और कारण हमारा दोनों सही हैं। देखिए इसका जो हमने आपको बताया है कि इसका जो मुद्रा योजना थी, प्रतीक यानी कि जो सांकेतिक मुद्रा चलाया था, वो योजना असफल हुई थी।
कारण ये था कि इसके समय में बताया जाता है, बरनी बताता है कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया था। हर मतलब इतनी ज़्यादा व्यापक पैमाने पे जाली मुद्राएं बनने लगी कि जो व्यापार भी होते थे फ्रेंड, मतलब जो आसपास की चीज़ें जो खरीदी जाती थी वो जाली मुद्राओं से खरीदने लगे थे। और यही कारण है कि इसने जब इतने ज़्यादा व्यापक पैमाने पे जाली मुद्राएं बनने लगी, कहा जाने लगा कि हर घर टकसाल हो गया, हर घर से मुद्राएं छपने लगी, तो इसका एक तरीके से इसने अपनी ये जो योजना है उसको क्या किया था, समाप्त किया जाता है। फिर कहा जाता है जब इसने अपने सारे जो टंके जो थे, जितना इसने बांटे नहीं थे उससे दुगने इसके महल के सामने पहाड़ की तरह बन गए। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, ये जो सांकेतिक मुद्रा जो इसने चलाई थी उसको वापस लिया, उसके बदले में प्रजा को चांदी की मुद्रा दिया। और जब प्रजा इसको वापस करा करके चांदी की मुद्रा ले आनी थी, तो जितना इसने जारी नहीं किया था उससे ज़्यादा इसको वापस मिला। समझिए, कहा जाता है कि फतेहा जो फिरोजाबाद के सामने, तुगलकाबाद के सामने पूरे ये जो तांबे के सिक्के, जो जाली मुद्रा के सिक्कों के पहाड़ जैसे बन गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, यानी कि कथन और कारण जो है दोनों ही सही है। कथन आर जो है वो कथन ए का, कारण जो है कथन आर का सही से व्याख्या कर रहा है। चलिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। चीन के साथ तो ऐसा कोई युद्ध नहीं किया था, बल्कि अपना राजदूत भेजा था। वह विक्षिप्तता नहीं, वह राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उससे असफल तो वो बहुत सारी चीज़ें किया था। देखिए, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, ये हो गया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसने ये योजनाएं बनाई थी ना फ्रेंड, वो समय से आगे थी। मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, कारण ये है फ्रेंड, विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन जो आपको ज्ञान है ना उसको अपनी व्यवहारिकता में कैसे उतार रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। व्यवहारिकता में उतारने का कहने का कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसी, परिस्थितियों के अनुकूल ही अपने ज्ञान, अपनी चीज़ों को आप उतारिए। ठीक है, ये चीज़ें कर तो सही रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ, समय उसके अनुकूल नहीं थी उन योजनाओं को चलाने के लिए। जैसे दोआब के कर में जब इसने वृद्धि किया तो उस समय अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया तो इसको क्या उस समय करना चाहिए था कि जो उसने कर वृद्धि किया है उसको वापस ले ले, परंतु क्या किया कि इसने जो कर वृद्धि जो योजना बनाई थी, जो कर वृद्धि किया था उसको जबरी करके, जबरदस्ती से किसानों से लिया करता था, जिसकी वजह से किसान क्या कहते हैं, विद्रोह कर दिए थे। तो इस तरीके की व्यवहारिकता का इसने जब राजधानी परिवर्तन किया तो इसको क्या करना चाहिए था, स्वयं जाता, वहाँ के प्रजा को ले जाने की आवश्यकता थी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब प्रजा को भी ज़बरदस्ती ले गया, तो इसकी वजह से इसके जो काम कर रहा था ना उसको व्यवहारिकता में ठीक से नहीं उतार पा रहा था। तो इस कारण क्या है, ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था, जिसके कारण ये एक असफल व्यक्ति हुआ। मूरे देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए, हमने बताया ना, इसी से संबंधित कि किसी पॉइंट को पकड़िए ना, उससे संबंधित कितने प्रश्न आ सकते हैं, ये चीज़ करिए। मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी। मैं जब कोई चीज़ पढ़ती थी ना, या पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ उठाती हूँ, उससे संबंधित सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें बन सकती हैं उसको ना रिलेट करती हूँ, चैन बनाओ। जैसे मैंने बताया इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के, बाबर के, अकबर के, मोहम्मद गजनवी के। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के शासनकाल में भारत आया। कहाँ का शासक था, मोरक्को अफ्रीकी देश था, यहाँ पे आया। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने गाजी, ठीक है, काजी नियुक्त किया था। काजी होता है कि कानून प्रधान होता था, जैसे ठीक काजी नियुक्त किया था। इसको चीन में राजदूत बना करके भेजा। तो ऐसे सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। रेहला से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कि देखा जाए तो डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है हमें, साथ ही साथ गुप्तचर विभाग की हमें चर्चा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? देखिए यही चीज़ आ गई, किसे, बरबोसा को, बर्नी को, इब्न बतूता को, अब्दुल रज़ाक को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इब्न बतूता। ठीक है, मोरक्को का यात्री जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया, जिसने रहेला नामक पुस्तक लिखी थी, उसको चीन का राजदूत बना के भेजा गया। प्रश्न ये आ सकता है कि चीन का उस समय सम्राट कौन था, तो ये चीज़ आप समझ में ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो था, इसके द्वारा जो चीन का उस समय सम्राट था वो कौन था, तौगर तिमूर। ठीक है, तौगर तिमूर के दरबार में इसको अपना राजदूत बना करके भेजा था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन सब चीज़ों के बारे में जो उल्लेख हमें मिलता है वो इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में हमें मिलता है देखने को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? देखिए जस्ट वही प्रश्न आ गया। यूपी पीसीएस में देखा जाए तो 2000 में ये प्रश्न आया था, उत्तराखंड पीसीएस 2002 में भी ये प्रश्न आया था। तो देखिए यही चीज़ है, इब्न बतूता की ही पुस्तक में हमें रहला नामक पुस्तक थी, जिसमें हमें क्या मिलता है, रहला नामक पुस्तक से हमें दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था, साथ ही साथ गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इब्न अमीर खुसरो, जिसे हम क्या कहते हैं, तूतिए हिंद कहते हैं, 8 सुल्तानों के काल को देखा। सुल्तान फिरोज शाह आगे देखेंगे। ज़ियाउद्दीन बर्नी के भी बारे में हमने क्या, बर्नी ने क्या लिखा था, तारीख़ फिरोज शाही। चलिए, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के त्यौहार में भाग लिया था दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर इब्राहिम लोदी। ये देखिए यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में ये प्रश्न आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि होली के जैसे त्यौहार में, हिंदू पर्वों में भाग लेने वाला जो प्रथम दिल्ली का सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड देखिए इसी तरह की इसकी नीतियाँ थी ना, ये दिल्ली का पहला प्रथम ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु था, काफ़ी उदारवादी इसकी नीति थी हिंदुओं के प्रति। और कहा जाता है कि इसने हिंदुओं को काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, जिसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था रतन। ठीक है, रतन नामक हिंदू को इसने राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। और यही कारण है कि दरबार में जो अमीर वर्ग, जो उलेमा वर्ग है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा विरोधी भी हो जाएंगे। देखिए इसकी कुछ नीतियाँ, कुछ इसके ज़्यादा जो इसकी काफ़ी अच्छा देखा जाए तो काफ़ी विद्वत्ता दिख रही है, जो काफ़ी उदारवादी नीतियाँ इसकी है। तो अगर ये काज सफल होता तो ये आज महान कहलाता। तो इसके समय में इसने हिंदुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु नीति अपनाई। साथ ही साथ हिंदुओं के साथ साथ इसने कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रति भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु नीति थी। जैन धर्म के भी लोग आते थे, जैसे जैन आचार्य जिन प्रभु सूरी भी इसके दरबार में आया करते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये वार्तालाप किया करता था। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो जैन मंदिर माउंट बैटन कह दिए, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री माइंड में चल रहा है आप लोगों को पढ़ाते वक्त, देख रहे हैं आप। तो देखिए जो माउंट आबू का जो जैन मंदिर है, वहाँ पे जो दर्शन करने वाला प्रथम जो है दिल्ली का सुल्तान, वो भी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति बनाई, हिंदुओं के त्यौहारों में इसने भाग लिया। और इतना ही नहीं, हिंदू में जो प्रचलित है, जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला भी जो प्रथम सुल्तान था, जो सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और अंतिम रूप से जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो किसने लगाया था फ्रेंड? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, वो देखेंगे आप हम लोग मुगल काल में। चलिए आप, ठीक है, तो ये हमने अच्छे से देख लिया। रतन नामक व्यक्ति को इसने क्या किया था? राजस्व अधिकारी बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है, इतिहासकार बदायूनी ने उसकी मृत्यु पर कहा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूनी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोधी था। चलिए बताइए कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके बारे में बदायूनी क्या कहता है कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहता है, कि बलबन के बारे में कहता है, इल्तुतमिश के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी कहता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चूँकि बहुत विरोधी रहता है बदायूनी, और इसके बारे में बात करें कि हमने आपको बताया कि इसकी नीतियों से, इसकी योजनाओं से इससे प्रजा परेशान हो गई थी और प्रजा से ये भी परेशान हो गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक भी, इसकी जो मृत्यु हो गई थी देखा जाए तो 1351 में हुई थी। सिंध में जो थट्टा है वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। बीमार हो गया था, ज्वर हो गया था, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हुई थी, ध्यान रखिएगा, सिंध के ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी पूछ सकता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति किस इतिहासकार के द्वारा, किसके लिए बोला गया, इस तरह का एक प्रश्न आ सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बदायूनी के द्वारा बोला गया था। किसको बोला गया था? तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? बहुत सारे कार्यालयों की इनके द्वारा स्थापना की जाएगी, कई दफ्तर बनवाए जाएंगे, कई निर्माणकारी कार्य करवाए जाएंगे इन सुल्तान के द्वारा। तो बताइए रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये देखिए प्रश्न आया था यूपीएलडीए प्री, फिर यूपीएलडीए प्री अगेन। देखिए प्री एंड मेंस दोनों में ही ये चीज़ आ गई थी 2010 में। तो रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के समय में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना बेरोजगार नहीं रहता। इन्होंने व्यापक पैमाने पे बेरोजगारों को रोजगार दिया था। रोजगार कार्यालय की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वो था इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बहलुल लोदी। तो ये हमारा आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक ने देखा जाए तो अनाथों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए सहायता करने के लिए दीवाने खैरात की इसने स्थापना किया था, एक विभाग की। काफ़ी ज़्यादा इसके समय में विभाग का निर्माण होगा फ्रेंड। अभी हमने देखा कि देखिए दीवाने खैरात, दीवाने बंदगाह का भी इन्होंने निर्माण करवाएंगे ये, और रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाएंगे, लोक निर्माण विभाग की स्थापना इनके द्वारा करवाया जाएगा। बहुत सारे विभागों का इनके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बारे में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इनको गुलामों से बहुत प्रेम था, बहुत इनको गुलाम प्रिय थे। तो बताइए किस सुल्तान के दरबार में? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कह लीजिए। तो ये है फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे, और इनके समय में कहा जाता है कि 1,80,000 गुलाम इनके समय में थे, और इन्होंने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग की ही स्थापना करवाई थी जिसका नाम था दीवाने बंदगाह। दीवाने बंदगाह की स्थापना कराने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और कहा जाता है इन्होंने जो गुलामों का या जो दासों का जो निर्यात होता था, जो व्यापार होता था, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, किसके उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, बाकी दासों के जो व्यापार पे, जो निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इसने दीवाने बंदगाह जैसे एक पृथक विभाग की स्थापना किया, किसके लिए? गुलामों के लिए। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या था? दीवाने अर्ज की, या फिर कह दीजिए कि ये जो दीवाने अर्ज इसको कह सकते हैं, आरिज जो विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था फ्रेंड, ये किया था बलवन के द्वारा दीवाने अर्ज की स्थापना किया गया था, जिसे सैन्य विभाग भी कहते हैं। और उसके समय में जो पहला सैन्य मंत्री नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या था? इमाद उल मुल्क। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, बल्कि बलवन के द्वारा अलग से एक आरिज विभाग की स्थापना किया गया था, यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किया था। किसके लिए? जो उत्तर पश्चिम से मंगोलों का आक्रमण होता था उसका सामना करने के लिए इससे क्या किया था? उसका मुकाबला करने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना किया, जो कि क्या था? एक ये सैन्य विभाग था, जिसका प्रथम प्रमुख जो बनाया गया था वो बनाया गया था इमाद उल मुल्क को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा बलवन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति बलवन ने नहीं शुरू की थी फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था घोड़ों को दागने की प्रथा, और जो सैनिकों को हुलिया लिखवाने की प्रथा उसके द्वारा शुरू किया गया था। हमने आपको बताया था कि जो घोड़े हुआ करते थे, शाही घोड़े, अच्छी नस्लों को घोड़ों को अलग करने के लिए इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत किया गया था। और जो वेल ट्रेन सैनिक वगैरह होते थे उनको एक तरीके से हुलिया लिखवाने के जो प्रथा भी शुरू की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए हमारा ए और बी तो गलत हो गया। सी देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठे। नहीं, ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वही फिरोज शाह तुगलक जिसने मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था बचपन का नाम जौना खां के नाम से जौनपुर की स्थापना किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग को स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है, जस्ट हमने बताया, जिसका नाम था दीवाने बंदगाह। ठीक है, दीवाने बंदगाह की स्थापना किया। इसके समय में बहुत ज़्यादा, यानी कि 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे, और इसने गुलामों के निर्यात पर, गुलामों के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। तो कथन हमारा सिर्फ डी सही है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश ने, बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। और फ्रेंड कहा जाता है इसने लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें प्रमुख देखिए तो कौन सा? फिरोजाबाद था। फिरोजाबाद के बाद फतेहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया। तो ये 5 जो प्रमुख नगर थे जो हम जानते हैं, बाकी 300 इसने नगरों का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं फ्रेंड, लोक निर्माण विभाग कराने का उद्देश्य नहीं कि सिर्फ इसके द्वारा जो नगरों का निर्माण करवाया जा रहा है, इसने बल्कि अपने पहले के भी शासकों के द्वारा जो निर्माणकारी कार्य कराए गए थे, जो उनके
द्वारा इमारतें बनाई गई थी, जो स्थापत्य बनाया गया था, उसका भी इसने पुनर्स्थापना करवाया, उनको मरम्मत करवाया, उनको जीर्णोद्धार करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार बनाया गया था, जिसको इल्तुतमिश के समय में पूर्ण कराया गया था, बिजली के द्वारा जो उसकी जो ऊपर की मीनार टूट गई थी, इसने उसकी मरम्मत कराया और बल्कि एक मीनार और जोड़ करके 5 मीनार बनाने का काम भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, इसी में आगे चल करके आप देखेंगे सिकंदर लोधी भी उससे जुड़ता है। तो 4 लोग जुड़े हैं किससे? अपना कुतुब मीनार है। तो ठीक है, तो ये इस तरह का शासक था फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही शांति वाला काल, इसके समय बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा व्यापक कार्य करता है, कृषि क्षेत्र में, लोक निर्माण कार्य में। और आप तो देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा विभागों का ये स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर मोदी। देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक। चूंकि सर्वप्रथम जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिसने सर्वप्रथम नहर निर्माण कार्य करवाया था, वो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन यहाँ पे देखिए नहरों का सबसे बड़ा जो जाल निर्माण करने का कार्य कर रहा है, वो कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक कर रहा है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नहर अगर आप देखें तो दिल्ली, हिसार, सिरसा, हांसी के दिल्ली, हिसार, सिरसा, हांसी के क्षेत्र में जो नहरों का निर्माण करवाया गया था, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में क्या किया जाता है? उसके द्वारा नहरों द्वारा काफ़ी ज़्यादा सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक जो है इसने विस्तार किया था, काफ़ी व्यापक कार्य किया था। ठीक है, और इसी के द्वारा जो ये नहरों का जो इतना बड़ा जो जाल बिछा रहा है, जो निर्माण कर रहा है, इसके बारे में जो हमें वर्णन मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वो किसके पुस्तक में मिलता है? वो मिलता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही के में हमें वर्णन मिलता है। देखिए तारीख़ फिरोज शाही जो पुस्तक है वो बरनी की है, तारीख़ मुबारक शाही जो है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है, जिसमें हमें फिरोज शाह के द्वारा जो इतने व्यापक सबसे बड़े जो नहरों के जाल का निर्माण का हमें उल्लेख मिलता है, वो इसी के समय में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो ये देखिए आंसर क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया गया था। कहा जाता था उलेमाओं के दबाव के कारण इसने ऐसा किया था, और कहा जाता है कि जो किसान, जो कृषक समुदाय होता था, वो जो शाही नहरों का इस्तेमाल जब करता था सिंचाई के लिए, तो उससे उसके उपज का 1/10 या फिर 10% भी कह लीजिए, तो 1/10वां भाग होता था, वो शब्द ए हर्ब यानी कि सिंचाई कर के रूप में लिया जाता है। ये प्रश्न आ चुका है, IAS में भी ये प्रश्न आया था कि जो शब्द ए हर्ब या सिंचाई कर कितना प्रतिशत था? तो जो उपज का 10वां भाग लिया जाता था सिंचाई कर के रूप में, जो कृषक शाही जो शासक के द्वारा जो नहर निर्माण करवा रहा है, नहर जो बनाई गई है, उस नहर का अगर कृषि के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो ये उसके बदले में लेता था। ठीक है, सिंचाई कर। चल नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बताइए किसने सिंचाई पर भी सुल्तान ब्राह्मणों पर भी किसने कर लगाया था? जल्दी से बताएं, आंसर करें। देखा जाए इसने जो कर लगाया था ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। देखिए जो जजिया कर लिया जाता था ना, वो हिंदुओं से कर लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। ये पहला ऐसा सुल्तान होगा जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। और फ्रेंड इसके समय में कहा जाता है कि इसने जो 40 जो अनावश्यक कर थे या फिर जिसको कष्टकारी कर कहते थे, लगभग 40 करों को इसने समाप्त कर दिया था। मात्र 6 कर को ही इसने रखा था, जिसमें से अगर बात करें तो एक आपका खराज है, दूसरा जकात है, तीसरा खम्स है और एक जजिया। 4 ही कर इसके समय में रह गए थे। कौन कौन से थे? खराज हो गया और जकात हो गया, खम्स हो गया और आपका जजिया। जजिया जो कि था जो कि गैर मुस्लिमों से यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, और जो खराज था वो एक तरह भूमि कर हुआ करता था, जो भूमि का लगभग कितना लिया जाता था? 1/3 से लेकर के 1/5वां भाग लगभग लिया जाता था, इसी तरीके का था। और दूसरा जकात फ्रेंड एक धार्मिक कर हुआ करता था। देखिए जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि हिंदुओं पर लगने वाला जो कर था वो जजिया कर था।
और जो फ्रेंड ज़कात था ना वो मुसलमानों पे लगने वाला कर था, ठीक है, जो मुसलमानों से एक धार्मिक कर हुआ करता था और वो अपने आय का जो वार्षिक था वो 2.5 यानी कि 2.5% राज्य को देते थे कर के रूप में। तो मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कौन था? जर था। खम्स फ्रेंड हमने आपको बताई, खम्स जो होता था वो क्या होता था कि वो जो सैनिकों के तो जो लूट का माल आता था उस पर जो कर लगाया जाता था वो खम्सा, जो कि कितने रेशियो में होता था फ्रेंड? एक था 20% और 80%, ठीक है। तो 20% क्या करता था? शासक ले लेता था, 80% सैनिकों में रखता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आता था तो इसका उलट देता, वो 80% स्वयं रखता था, 20% इनको दे देता था, इन सैनिकों को। कहता था भैया मैं नगद तो तुम्हें दे ही रहा हूँ, क्या करोगे इतना और धन लेकर के। तो जो खम्स होता था वो लूटे हुए धन पे जो कर लगता था वो खम्स कहलाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ठीक है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने। ये बिहार पीसीएस प्री 2000 में ये प्रश्न आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कहा जाता था 1200 फलों के बगीचे इसने लगाए, और ये भी कहा जाता है इसके समय में इतने ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है कि दिल्ली में अंगूर के दाम तक गिर गए थे। कहा जाता है इतना ज़्यादा वो डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड मतलब सप्लाई हुई कि उसके बारे में उसके दाम पूरी तरीके से गिर गए थे, अंगूर के दाम बहुत ज़्यादा। 1200 इसने फलों के बगीचे लगाए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उपाय करने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज तुगलक था। चलिए नेक्स्ट है टोपरा एवं तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ। टोपरा फ्रेंड हरियाणा में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए 2 अशोक स्तंभ लेख थे, वो दिल्ली कौन लेके आया था? वो लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। देखिए अशोक के स्तंभ के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई है, प्राचीन भारत के प्रश्नों को हम लोगों ने लगाया है। अशोक जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से जो प्रजा के साथ संवाद करने का जो प्रथा चलाई थी या शुरुआत किया था वो अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक के लेखों की बात करें, अभिलेखों के 3 तरह के थे। एक आपके शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे जाते थे, एक देखिए स्तंभ लेख जो पिलर पे लिखे जाते थे, एक गुहा लेख जो गुफाओं में लिखे जाते थे। अशोक ने अपने जो अभिलेखों की लिपियाँ क्या क्या लिखी थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाई की लिपि, ग्रीक लिपि, 4 लिपियों का उसने इस्तेमाल किया था। और इसने जो यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसके अशोक स्तंभ लेखों को पढ़ाने का प्रयास किया गया था, जिसने इसने टोपरा और मेरठ के अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया और दिल्ली में अपने दरबार में विद्वानों के द्वारा प्रयास किया, मतलब इसके विद्वानों ने प्रयास किया अशोक के स्तंभ को लेख को पढ़ने का, परंतु वह असफल है, जिसको आगे चल करके 1837 में आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता मिलती है। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी 1837 में। अशोक के स्तंभ में अशोक को क्या कहा गया था? देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय, इस तरह की उपाधियाँ, मतलब इस नाम से उसको पुकारा गया। कुछ ही ऐसे थे जैसे मास की गुर्जरा, इन्हीं सब अभिलेखों में 4 इसके अभिलेख ऐसे थे जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है, ठीक है। तो टोपरा और मेरठ अशोक 2 अशोक स्तंभ लेख हैं जिसको दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। ऐसी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ोगे, चीज़ें बहुत, एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे हमने आपको कितनी सारी चीज़ें एक साथ रिवीजन करा दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? कि देखिए अनुवाद विभाग, दिल्ली सुल्तनत, आगे चलेंगे मुगल काल में भी देखेंगे तो आप अनुवाद विभाग की स्थापना करवाएगा कौन? अकबर करवाएंगे, जिसको बाद में बंद करवा देता है, औरंगजेब करवा देता है, ठीक है, अनुवाद विभाग को। तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, सिकंदर लोदी ने। तो ये किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था, ताकि ये दोनों के विचारों को समझ सके, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी,
फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये भी देखिए फिरोज़ शाह तुगलक के ही द्वारा हज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी राज्य के खर्च पे, ठीक है। इसके द्वारा देखिए अनुवाद विभाग की स्थापना किया जा रहा है, रोजगार कार्यालय, दीवाने बंदगा, दीवाने अर्ज, इसके द्वारा मुफ्त औषधालय का भी निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। औषधि का मुफ्त औषधालय का निर्माण करवाया जाएगा फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा देखें तो ये भी शासक काफ़ी ज़्यादा अपने समय के अनुसार काफ़ी अच्छे कार्य कर रहा है। और इसके समय में काफ़ी हमने बताया ना शांति भी रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं विघटन तो शुरू हो चुका रहता है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विस्तार होता है, परंतु उसके शासन के अंतिम दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो राज्य रहते क्षेत्र रहते हैं अपने आप को स्वतंत्र भी करने का प्रयास करते हैं। और इसके समय में आते आते तो बहुत कमज़ोर हो जाती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या थी, जिस तभी हम लोगों ने चर्चा की। दारुल शफा क्या थी, एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो ये देखिए खैराती अस्पताल था, ठीक है। खैरात में अस्पताल यानी कि जो मुफ्त औषधालय थी उसको क्या कहा जाता था, दारुल शफा कहा जाता था। दान के लिए तो इसने दीवाने खैरात की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए कि एक खैराती अस्पताल था जिसका नाम क्या था, दारुल शफा। मुफ्त औषधियों को देने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसने देखा जाए तो काफ़ी अपना एक जितना सहायता कर सकता था इसने किया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय था, नासिर उद्दीन महमूद था, नुसरत शाह था। तो देखा जाए इसके समय में जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, वो था नासिर उद्दीन महमूद था, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के समय में देखेंगे तो तुगलक वंश का वो भी रहता है। इसी के समय में तैमूर का भी आक्रमण होता है, मुगल वंश का जो रहता है। और बात करें इसके समय की फ्रेंड, तो इसके समय में जो फिरोज शाह तुगलक का जो अन्य पुत्र, जो दूसरा पुत्र रहता है जिसका नाम है देखें नुसरत शाह, वो क्या करता है, इसको चुनौती दे देता है। और इसको चुनौती देने के बाद क्या होता है कि इसके पद को चुनौती देता है और वो स्वयं क्या करता है कि यहाँ से जा कर के फिरोज़ाबाद में उसने क्या किया था, अपनी राजधानी बना लेता है और वहाँ से शासन करने लगता है। तो इसके समय में देखा जाए तो तुगलक वंश है दो भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ से दिल्ली में बैठा कौन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, और उसी का एक चचेरा भाई जिसका नाम है नुसरत शाह ने भी, जो कि ये है नुसरत शाह ने भी एक अलग से राजधानी बना ली जिसका नाम था फिरोज़ाबाद, और वहाँ से दिल्ली सल्तनत का संचालन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसके समय में, और इसी के समय में देखा जाए नासिरुद्दीन जो उद्दीन है, नासिरुद्दीन के ही समय में हमें मंगोलों का आक्रमण भी देखने को मिलता है, तैमूर लंग का आक्रमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तैमूर लंग। देखिए आ भी गया प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, 1210 में, 1398 में, 1492 में, 1526 में। 1526 1526 डेट तो किसी को नहीं भूलेगी, बाबर का आक्रमण, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर उसके स्थान पे किसकी स्थापना किया, मुगल वंश की, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हट गया। हमारा आंसर क्या होगा, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर, तात्पर्य तैमूर को कहते हैं फ्रेंड लोहा थे ये मंगोल, ठीक है। पता ही है ना चंगेज खां कैसा जब निकलता था तो एक एक पूरा गांव साफ हो जाता था, उसकी लहर ऐसी होती थी। तैमूर का जो मूल नाम पूछ सकता है आपसे, तामेर लाने थे, तामेर लाने इसका मूल नाम था, ठीक है। और फिर ये जो भारत पे आक्रमण करता है, कई क्षेत्रों को जीतता है, और ये जाने से पहले एक इसका सेनापति था जिसका नाम था खिज्र खां, ठीक है। खिज्र खां ध्यान रखिएगा, आगे चल करके ये देखिएगा सैयद वंश का शासक बनेगा, संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां को इसने क्या किया कि मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त करके ये वापस चला जाता है, ठीक है। तो तैमूर लंग का आक्रमण कब होता है, 1398 में होता है। उसमें दिल्ली सल्तनत का शासक कौन रहता है, अंतिम शासक किसका, तुगलक वंश का नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो, देखिए आ गया वही प्रश्न, लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का, खिलजी वंश का। आंसर क्या हो गया, सैयद वंश का। किसने क्या, खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। तुगलक वंश के अंतिम शासक के बाद किसका, नासिरुद्दीन महमूद के बाद, ठीक है। और देखिए इसके बाद कौन से, सैयद वंश के बाद अंतिम वंश लोधी वंश, पहला वंश क्या था, गुलाम वंश, उसके बाद देखा जाए खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश। किसने किया था, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लाहौर को राजधानी बनाया था। उसके बाद जब उसका
दामाद और उसका गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनता है, तो दिल्ली को राजधानी परिवर्तित किया था। उसके बाद देखें तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है 1290 में। फिर आगे चलेंगे तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। खिज्र खां के द्वारा देखा जाए तो 1414 में सैयद वंश की स्थापना किया जाएगा। फिर यही आपका आगे चलता चला जाएगा। फिर अंत में देखा जाए तो 1514 यानी कि 1451 में लोदी वंश की स्थापना की जाएगी बहलोल लोदी के साथ। अंतिम वंश होगा बहलोल लोदी और प्रथम अफगान वंश भी होगा। निम्न को उसके कालानुक्रम ठीक है, कालानुक्रम अनुसार हमें क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। यहाँ पे कुछ शासकों के नाम दिए और बताना है कि सबसे पहले कौन आया था और फिर उसके बाद रुकमुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो देखा जाए देखिए ये कौन सा शासक है, ये रुकमुद्दीन फिरोज शाह। रुकमुद्दीन फिरोज शाह फ्रेंड हम लोगों ने जब गुलाम वंश पढ़ा था तो गुलाम वंश में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, रजिया सुल्तान को चुना था। रजिया सुल्तान को उसने अपना उत्तराधिकारी चुना था, परंतु कुछ अमीरों वर्ग के द्वारा षड्यंत्र के कारण इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था रुकमुद्दीन फिरोज शाह। और रुकमुद्दीन फिरोज शाह जो कि एक अयोग्य विलासितापूर्ण शासक था, इसको गद्दी पर बैठा दिया था 1236 में। ठीक है, और फिर चाकी काफ़ी ये अयोग्य शासक था, विलासिता में ही डूबा रहता था। तो इसकी माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्काना, उसने दिल्ली के शासन को संभाला था। शाह तुर्काना काफ़ी अत्याचारी थी, जिसके अत्याचार के विरोध में लाल वस्त्र पहन के रजिया सुल्तान न्याय मांगने गई थी और दिल्ली की जनता ने सर्वप्रथम सुल्तान की गद्दी के लिए अपना निर्णय भी दिया था। वो किसके समय में, यही रुकमुद्दीन फिरोज शाह के समय में। इसको हटा करके फिर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। 1236 से लेकर के 1240 तक शासिका रहती है। पहली महिला और अंतिम महिला दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनती है। फिर उसके बाद देखा जाए तो फ्रेंड मुबारक शाह आते हैं, मुबारक खां जो कि खिलजी वंश का शासक रहता है। 1316 से लेकर के 1320 तक इसने शासन किया था। खिलजी वंश का कौन, मुबारक खां। तो देखिए 1 2 देखा जाए तो हमें 2 जगह मिल रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास एक चीज़ है कि 2 जगह हमारा देखिए इस एक से आंसर निकल जाएगा। फिर फिरोज शाह तुगलक, फ्रेंड इसके बाद देखा जाए फिरोज शाह तुगलक आते हैं 1351 से लेकर के 1388 तक शासन करते हैं। तो हमारा देखिए आंसर यहीं से निकल गया 1 2 3 4। और आलम शाह फ्रेंड, आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक रहते हैं, जिनका समय देख लीजिए 1445 से लेकर के 1451। इनके बारे में कहा जाता है चूँकि ये सैयद वंश के अंतिम शासक रहते हैं, इन्होंने अपनी गद्दी को स्वेच्छा से बहलोल लोदी को सौंप दिया और स्वयं क्या है, बदायूं के जागीर को ही लेकर के खुश रहते हैं। बदायूं की जागीर ले ली, उसी में खुश रहते हैं और बहुत आराम से आलम शाह ने क्या किया, अपनी गद्दी को बहलोल लोदी को दी थी। यही बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, अंतिम वंश होगा लोदी वंश, प्रथम अफगान वंश होगा, क्योंकि अभी तक देखिए तुर्कियों ने शासन किया। ठीक है, पहले अरब आते हैं, फिर तुर्की आते हैं, फिर अफगान आते हैं। जो प्रथम अफगान होगा कौन होगा, लोदी वंश होगा। कौन शासक बनेगा, पहला बहलोल लोदी, आगे चल के सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना करेगा। चीज़ें ऐसे रटो, ऐसे पढ़ो, बार बार रटो भी नहीं, बार बार पढ़ोगे तो वैसे ही चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बलवन से होकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। ठीक है, अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, बदायूनी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। फ्रेंड इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने इसको काजी नियुक्त किया था, चीन का राजदूत बना के भेजा था, रहेला पुस्तक लिखी थी। ये तो नहीं है जिसने 8 सुल्तानों को देखा। ये देखिए, ये है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसने 8 सुल्तानों के कालों को देखा था। अमीर खुसरो, इनके बारे में बात करें तो फ्रेंड अमीर खुसरो जो है चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत जिसका नाम था जिनका नाम देखा जाए तो जो उस समय के जो संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में जिन्होंने, आपको याद है गयासुद्दीन तुगलक के समय में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था ना, हुजूर दिल्ली दूर से, अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, उन्हीं के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। और कहा जाता है अपने गुरु से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। जिस समय निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई उसी के दूसरे दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती और वहीं उन्हीं के कब्र के बगल में इनका भी, मतलब उनके मकबरे के बगल में इनका भी मकबरा बनाया गया अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जिसे हम तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं, इन्होंने देखा जाए इनके अगर योगदान के बारे में देखा जाए तो इन्होंने सितार और तबले का निर्माण, सितार और तबले का निर्माण कार्य का जो श्रेय जाता है वो भी कौन करता है, अमीर खुसरो। ठीक है, सितार और आपका तबला, इनको मध्यकालीन संगीत का संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने 8 सुल्तानों के मतलब दिल्ली के 8 सुल्तानों के कालों को इन्होंने देखा था। ठीक है, तो अमीर खुसरो। चलिए
राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूर्ति आंखों से गिरती हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर एक टिप्पणी किसने की थी? बर्री ने की थी, इब्न बतूता ने की थी, मनहाजुद्दीन सिराज ने की थी, अमीर खुसरो। फ्रेंड, ये अमीर खुसरो के द्वारा ये चीज़ कहा गया था। ठीक है, ये जो टिप्पणी की गई है अमीर खुसरो के द्वारा की गई। अमीर खुसरो क्या था? कवि था, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, या फिर ये तीनों थे? तो देखिए फ्रेंड, वो तीनों ही थे। वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने तबला सितार का इन्होंने निर्माण कराया। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रंथ इतिहास में इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी चीज़ों की रचना किया, काफ़ी कविताएं इन्होंने लिखी अमीर खुसरो ने। ठीक है, काफ़ी विद्वान कहे जाते थे, यही कारण इनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित कृतियों में से एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? एजाज ए खुशरवी, तारीख ए अलाई, खजाइन उल फुतूह, फतवा ए जहांगीरी। फ्रेंड, कौन सी नहीं है, जल्दी बताएं आप। ये है, देखा जाए तो डी है। ठीक है, फतवा ए जो जहांदारी है वो कौन सी है? जियाउद्दीन बर्नी की है। ठीक है, ये बर्नी की पुस्तक है, जिन्हें तारीख फिरोज शाही भी लिखी थी। बर्नी की पुस्तक है फतवा है जहांगीर। बाकी देखा जाए तो आपका एजाज है खुसरवी, तारीख अलाई, खजाइन उल फुतूह। हमने लास्ट वाले लेक्चर में काफ़ी बार इसकी चर्चा की थी। खजाइन उल फुतूह से हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, ये अमीर खुसरो की रचना। और भी कुछ अन्य रचनाएं जैसे आशिका, ठीक है, आशिका हो गई, इनकी तारीखें दिल्ली हो गई, किरानू सादेन हो गई, ये सारी भी रचनाएं किसकी थी? अमीर खुसरो की थी। ठीक है, तो फ्रेंड, आज हमने तुगलक वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व किया, एक एक करके एक प्रश्नों को देखा, और हमने आपको बताया किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करिए। ठीक है, एक चीज़ को जोड़िए तो सारी चीज़ जोड़ते हुए चलिए, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम कम होता है बताने के लिए, तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, परंतु टाइम इतना कम होता है कि हमें टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो क्लास काफ़ी लंबी चली जाती है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बताती चलती हूँ। बाकी मैं बार बार कहती हूँ कि क्लास को करिए, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी। फ्रेंड, तो इस तरह से था आज हमने तुगलक वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को लगा लिया। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। और कमेंट करके प्लीज़ अपना फीडबैक देना नहीं भूला करें। कमेंट करिए, और कमेंट आपके थोड़ा ना रिलेवेंस होना चाहिए। ये फालतू के कमेंट नहीं, कमेंट आपके टॉपिक से संबंधित होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में आए। क्या अगर नहीं समझ में आए तो आपको प्लीज़ बताएं कि आपको क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं समझ में आए, ताकि मैं आगे उसको देख सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।